हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मुगल स्कूल के बारे में। जैसे कि अभी तक आपको पता है, आपने सारे यूनिट्स पढ़ लिए होंगे। एक बार शुरू से फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे आप एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज जिसे कहते हैं, उसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन हुआ। सेकेंड यूनिट था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड यूनिट वैदिक एज शुरू हो जाता है, गुफाओं की कला। उसका फोर्थ यूनिट है जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सितनवासर, सिगिरिया, जितने भी गुफा हैं उनके बारे में वन बाय वन यूनिट मैंने जो अलग अलग आपके साथ डिस्कस किए उनको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे से रिविज़न कीजिएगा। फिर शुरू हो जाता है मध्यकाल। तो मध्यकाल में किसकी शुरुआत हो जाती है? पोथियों की कला, जिसको पाल शैली कहते हैं। इवन मिनिएचर पेंटिंग की भी शुरुआत यहीं से होती है। तो पाल और अभ्रंश शैली की भी शुरुआत यहीं से मानी गई है। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के बाद स्टार्ट हो जाता है ईरानी शैली। आई थिंक आज की क्लास से पहले आपने ईरानी शैली के नोट्स आपको मिल गए होंगे ग्रुप में। इवन आपने वीडियोस भी अच्छे से देख लिए होंगे। सो आज डिस्कस करते हैं मुगल स्कूल। मुगल स्कूल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रही हूँ, क्योंकि मुगल स्कूल थोड़ा यूनिट बड़ा है, 1 चैप्टर में कवर कर सकती हूँ, बट आप लोग ग्रैस्प करने में थोड़ी मुश्किल हो, इसलिए मैं 1 चैप्टर में ही इसको कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो देखते हैं मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स मुगल शैली के। बहुत अच्छे से डिटेल में देखिएगा सारे पॉइंट्स को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुगल शैली को और किस नेम से जाना जाता है? जिस तरह से राजस्थानी स्कूल को श्रृंगारिक शैली कहते हैं, श्रृंगारिक शैली। उसके बाद दक्षिणी शैली को सौभाग्य कला के नेम से जाना जाता है, सौभाग्य कला। सेम उसी के अकॉर्डिंग मुगल स्कूल को दरबारी कला के नेम से जाना जाता है। क्लियर? तो सौभाग्य कला, श्रृंगारिक कला और दरबारी कला, ये तीनों शैलियाँ एक दूसरे के पैरेलल चल रही थी। दैट मीन्स 16 to 19 सेंचुरी। ओके, 1550 से 1857 का इसका एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है। मुगल किसका मिक्सचर है? कभी कभी ईरानी प्लस राजस्थानी भी करा दिया जाता है, ईरानी प्लस भारतीय। क्यों? क्योंकि ये मुग़ल जो स्टेबल हुआ था 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने पानीपत का युद्ध किए थे इब्राहिम लोदी के साथ, तो उन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी युद्ध जीतने के बाद। दैट मीन्स ईरानी और भारतीय शैली का मिक्सचर कहा जाएगा। मुग़ल काल या फिर वंश के संस्थापक स्वयं बाबर हैं। मुग़ल शैली या फिर मुग़ल कला के संस्थापक हुमायूं को कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं टाइम ड्यूरेशन में अकबर से पहले हमज़ानामा का चित्रांकन होना शुरू हो गया था। इवन इसको कंप्लीट अकबर ने कराए थे। तो ऑल ओवर मुग़ल स्कूल का सबसे पहला ग्रंथ चित्रित हमज़ानामा ही कहा जाएगा, जो शुरुआत हुई थी हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन, कंप्लीट हुआ अकबर। अगर इसके बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल 2400 यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, 360 स्टोरीज़ को कैप्चर किया गया है। इसको अन्य नाम जामुराद के नेम से भी जाना जाता है। टोटल 1560 से लेकर 75 कितने साल लगे? 15 ईयर लगे। टोटल कितने आर्टिस्ट ने मिलकर कंप्लीट किया? तो 50 कलाकार ने मिलकर कंप्लीट किए, जिनमें से इसमें कितने खंड हैं? 12 खंड हैं। 4 मीर सैयद अली हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं, 4 खंड। बचा जो 8 खंड, तो इस 8 खंड को अकबर के टाइम ड्यूरेशन में अब्दुस समद सिराजी ने कंप्लीट करा। दैट मीन्स इससे आपको पता चल रहा है ना कि प्रॉपर कंप्लीट हुआ है ये हमज़ानामा अकबर टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुमायूं शैली का वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है? स्वयं अकबर। तो फोकस कीजिएगा, मुग़ल काल या वंश के संस्थापक बाबर, क्योंकि 1526 में इन्होंने पानीपत का युद्ध जीत के यहाँ पर स्टैबल करते हैं मुग़ल काल या फिर मुग़ल वंश की स्थापना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने दिल्ली सल्तनत बेस्ड पढ़े होंगे, 6 बेस्ड होते हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोदी, एंड लास्ट वन इज़ मुग़ल। तो ये लोदी वंश था, तो इसी के टाइम ड्यूरेशन में इब्राहिम लोदी से युद्ध जीतने के बाद
इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जीतने के बाद अकबर प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे मुग़ल काल या मुग़ल वंश का एक इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसीलिए फिर उसके अकॉर्डिंग मुग़ल शैली मुग़ल कला के संस्थापक हुमायूं कहे जाते हैं, और मुग़ल शैली के वास्तविक संस्थापक कौन कहे गए, तो स्वयं अकबर कहे गए। हमज़ा का नामा जो इलस्ट्रेशन ग्रंथ था वो कब कंप्लीट हुआ, अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। मुग़ल ईरानी प्लस भारतीय का मिक्सचर कहा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। बाबर जिनका प्रॉपर स्थापना रहा है, मुग़ल वंश के संस्थापक, इनका पूरा नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1483 ईस्वी में फरगना में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर थे वो उमर शेख मिर्ज़ा थे। इनकी मदर का क्या नेम था, तो उनका नेम था कुतलुब निगाह ज़ुबैरी। तो मदर के नेम के ही नेम से बाबर ने स्वयं इस मुग़ल वंश की स्थापना रखी थी, मंगोल से मुग़ल वंश की, ठीक है, अपने मदर के वंश से। इनके फादर का वंश तैमूर था, मदर का वंश मंगोल था। इनको राज्याभिषेक 1494 ईस्वी में मिली। 1494 दैट मीन्स 11 वर्ष। अच्छा, क्या आपको याद है 1483 का और किसका जन्म हुआ था यूरोप में? तो देखिए, इंडिया में तो बाबर का हुआ था, और यूरोप में किसका हुआ, तो यूरोप में हुआ था रफ़ेल का। रफ़ेल कौन है, तो ये हैं हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट, जिनमें से 3 आर्टिस्ट फेमस है। फ्लोरेंस के कलाकार लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफ़ेल। तो रफ़ेल भी उसी टाइम ड्यूरेशन के आर्टिस्ट कहे जाते हैं। राज्याभिषेक कब मिला था, 11 वर्ष की उम्र में, 1494 ईस्वी में, ठीक है। केवल ये 11 ईयर के थे। इनके माता के वंश के आधार पर इन्होंने अपने द्वारा चलाए गए वंश का नाम मुग़ल वंश रखा, मुग़ल रखे। 1507 ईस्वी में इनको कौन सा अवार्ड मिलता है, इनको गाजी बादशाह की उपाधि मिलती है। इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदार। इनकी पुत्री का नेम था गुलबदन बेगम। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो नंबर ऑफ टाइम्स जो था वो 5 टाइम्स आक्रमण करते हैं। 1519 में यूसुफ जई के साथ बाबर का आक्रमण होता है, युद्ध में जीतते हैं। 1526 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण इब्राहिम लोदी के साथ, सर्वप्रथम इन्होंने तोप का प्रयोग किया। तो ये जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसी टाइम ड्यूरेशन में 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध करते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में ये क्या होते हैं, ये जीत जाते हैं और मुग़ल वंश की स्थापना दिल्ली में स्टैब्लिश कर देते हैं। थर्ड 1527 ईस्वी में तृतीय आक्रमण राणा सांगा के साथ करते हैं। 1528 ईस्वी में चतुर्थ आक्रमण मोहिनी रॉय के साथ करते हैं। 1529 ईस्वी में जो पंचम आक्रमण करते हैं वो नुसरत जहाँ के साथ करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वाला टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु इनका जो एक्चुअल मकबरा बना वो कहाँ पर स्थानांतरित करके काबुल ले गए। मकबरा काबुल में भी है और आगरा में, मतलब स्थानांतरित करके काबुल शिफ्ट किया गया। बाबर को इसकी उदारता के लिए कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो था कलंदर की उपाधि। ओके, नेक्स्ट 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के प्रथम बार इन्होंने तोप का प्रयोग किया था। इसके 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा। इसने अपनी आत्मकथा स्वयं तुर्की भाषा में लिखी। कौन सी लैंग्वेज में, तर्किश लैंग्वेज में। स्वयं बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तर्किश लैंग्वेज में लिखी। उसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया, वक़ायत बाबरी। तो ये अब्दुल रहीम खानम खाना ने किए थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जिन्होंने स्वयं हुमायूं नामा लिखी, इसके लिए फेमस रही। तो गुलबदन बेगम इनके ब्रदर थे हुमायूं, तो इन्होंने अपने भाई का जो ऑटोबायोग्राफी था हुमायूं नामा, जैसे बाबर ने स्वयं लिखा, तो हुमायूं नामा इनकी बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। बाबर नामा में बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र का उल्लेख है। तो बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र का रोल क्या था, बेहज़ाद ये दाढ़ी रहित, मतलब ओल्ड एज वालों की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, और कंपेयर दें शाह मुज़फ़्फ़र ये यंग एज वालों की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में
समरकंद की एक मस्जिद का उल्लेख किया तथा ये बताए थे कि इसमें पेंटिंग्स चीनी चित्रों से इस मस्जिद में सुसज्जित हैं। इन्होंने चार बाग उद्यान का उल्लेख किया जो बाबर के मस्तिष्क की देन है। यह व्यवस्था जब इस पर आधारित भवन का निर्माण देखने को मिलता है अकबर टाइम ड्यूरेशन में। ओके, इस पर आधारित भवन का निर्माण अकबर के समय में देखने को मिला। मुंबईयान पद के शैली के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो स्वयं बाबर। ओके, भारत आते समय अपने साथ इन्होंने शाहनामा की एक कृति लाए थे जो शाहनामा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। कहाँ पर? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है। शाहनामा के लेखक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। इसमें ईरान के इतिहास के बारे में मेंशन किया गया। कुछ आर्किटेक्चर है, फेमस आर्किटेक्चर टाइम ड्यूरेशन टू बाबर के समय का बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे संभलपुर की मस्जिद, ये हरियाणा में है। कटे सिरों वाली मीनार फतेहपुर सिकरी। बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। आराम बाग आगरा में है। इवन काबुली मस्जिद। ये जो 5 फेमस स्क्रीन पे शो कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके टाइम ड्यूरेशन के हैं? तो ध्यान रखिएगा, बाबर के समय के हैं। मुगल कला को विद्वानों ने कितने रूप माने हैं? तो देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक है दरबारी कला जिसमें हुमायूं से लेकर शाहजहां काल तक के स्टोरीज को मेंशन किया गया। दूसरा है लोकप्रिय कला। इसमें लोकप्रिय कला मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग्स, जिस टाइम ड्यूरेशन को गोल्डन एज कहा गया। तो जहांगीर तथा शाहजहां का समय। बाजारू पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग लास्ट टाइम ड्यूरेशन में सोल्ड होने लगी थी, तो अंतिम समय की जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे चित्र होना चाहिए था, लास्ट टाइम ड्यूरेशन की जो चित्र हैं वो किसके समय की? वो बाजारू चित्रण कही जाएंगी। नेक्स्ट है हुमायूं, 1530 से 40 या फिर 1555 से 56 ईस्वी, जिसका जन्म हुमायूं का कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। 23 वर्ष की उम्र में आगरा पर सिंहासन पर बैठे तथा इस समय बदख्शा के सूबेदार कहे गए। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार जाते हैं तथा भारत छोड़ देते हैं। राइट। नेक्स्ट, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर काजी होने चाहिए। काजी क्यों इम्पॉर्टेंट है? अकबर काजी क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करते हैं। टाइम ड्यूरेशन 1542 ईस्वी में लाहौर के राणावीर ताल पर पहुंचते हैं। उसके पास पहुंचने के बाद यहीं पर अकबर का जन्म अमरकोट के किले में होता है। ओके। ईरान के सफवी वंश के राजा शाह तमार ने हुमायूं को सिया मत धारण करने के लिए बोला और उन्होंने उन्हें एक बैरम खान जैसा सेनापति तथा 2 कलाकार दिए। ये कब के टाइम ड्यूरेशन की बात है? 1555। ठीक है, 1555 के समय की बात है, जब सफवी वंश के राजा थे शाह तमार, तो हुमायूं ने इनको सिया मत धारण करने के लिए कहा, तो इनको बैरम खान जैसा सेनापति दिए तथा मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे 2 कलाकार दिए, जो कि सफवी वंश के राजा के दरबार में ये दोनों कलाकार काम कर रहे थे। मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं के साथ भारत में दिल्ली आते हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार कर लिया और 1556 ईस्वी में हुमायूं दीनपनाह महल की सीढ़ी से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मुल्ला बेकसी को हुमायूं का कपड़ा पहनकर 2 दिन के लिए सिंहासन पर बिठाया जाता था तथा ताकि इसका कोई विरोध ना कर सकें। राइट। हुमायूंनामा की रचना स्वयं इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास रखते थे। दैट मीन्स जो वीकेंड 7 डेज होते थे तो सप्ताह के 7 दिन अल्टरनेटिव डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस पहनते थे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जब युद्ध के दौरान, जब भी ये विजिट के दौरान जाते थे, यात्राओं के दौरान, जिस तरह से युद्ध के दौरान पेंटिंग्स करानी पसंद थी
अकबर को और नगाड़ा बजाने का शौकीन थे अकबर। उसी तरह हुमायूं को क्या फेमस रहा है, हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहना किए हैं। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि हुमायूं यात्रा के दौरान अपने साथ पुस्तकें रखा करते थे, और जब चित्रण कराते थे तो कबूतर के पंख काटकर इन्होंने पेंटिंग्स भी कराई हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ दिल्ली में 2 कलाकार आए। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया। ओके, इसके वास्तुकार ग्यास बेग या फिर मिराक मिर्ज़ा ग्यास नूरजहां के पिता ने कराए थे। इस मकबरे में दोहरी गुंबद डबल डोम दिल्ली में मुगलों द्वारा निर्मित ये प्रथम स्थापत्य है। संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं, तो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मुगल काल के 4 बाग पर आधारित प्रथम इमारत कौन सा कहा गया, तो वो हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रदूत भी कहा जाता है। अकबर काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था। हुमायूं अपने आवास काल के साथ कबूतर को पकड़कर उसके पंख कटवाकर चित्रण करवाते थे। मुगल काल में चित्रण ग्रंथ हमज़ानामा दास्तान अमीर हमज़ा, जो हुमायूं के मस्तिष्क के उपज की देन है। ये यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र ग्रंथ तथा चित्रकार रखते थे। मुगल शैली के संस्थापक हुमायूं को माना जाता है। इवन मुगल शैली के जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, वो अकबर कहे जाएंगे। ताजमहल का अग्रदूत कौन सा मकबरा है, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रदूत कहा जाता है। ताजमहल का नकल ये फूहड़ कौन सा है, तो बीबी का मकबरा है। नेक्स्ट, अकबर के टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गए। अब अकबर के टाइम ड्यूरेशन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, देखिए क्लासेस करने के बाद आप अच्छे से वीडियोस देखिएगा, मेरे नोट्स पढ़िएगा। नोट्स पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह के डाउट्स होंगे तो मुझे आप ग्रुप में मतलब डायरेक्टली से पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लें। क्लियर? इसके बाद मैं आपको राजस्थानी शैली के नोट्स भी भेज दूंगी ग्रुप में, और साथ के साथ राजस्थानी स्कूल के इसी तरह से वीडियोज़ आपको शेयर करूँगी। 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम इनकी मदर थी। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का अर्थ होता है महान। जिस तरह से हुमायूं का अर्थ था भाग्यवान, उसी तरह से अकबर का अर्थ है महान। 1556 ईस्वी में कालानौर पंजाब में राज्याभिषेक मिलता है, 1556 में। ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई ये किसके साथ करते हैं, अकबर तथा हेमू के बीच होता है 1556 में। तो इससे क्या याद हुआ आपको, 1526 का याद हुआ। 1526 में इनके दादा ने सर्वप्रथम युद्ध किए थे किससे, बाबर ने। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। अकबर 1582 ईस्वी में दीन इलाही व सुलह कुल की नीति चलाई। 1562 ईस्वी में दास प्रथा कांड किए। 1564 ईस्वी इम्पॉर्टेंट है, जजिया कर समाप्त किए। 1571 भी इम्पॉर्टेंट कहा जाएगा क्योंकि फतेहपुर सिकरी की स्थापना तथा राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित करते हैं। 1575 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में इबादत खाना का निर्माण करते हैं। कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। 1576 में क्या होता है, महाराणा प्रताप से हल्दी का युद्ध जीतते हैं। 1583 ईस्वी में इलाही सनमत की शुरुआत। 1584-85 के टाइम ड्यूरेशन, 85 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित करते हैं। दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक स्वयं अकबर को कहा गया है। दीन इलाही धर्म अपनाने वाले प्रथम हिंदू कौन थे, तो अंतिम रजा बीरबल थे। और बीरबल कौन है, तो इनके 9 रत्नों में से एक रत्न है। अकबर काल के प्रमुख गायक तानसेन, रामदास, बैजू बावरा और बाज बहादुर। इनकी मृत्यु हो जाती है 1606 ईस्वी में सिकंदरा आगरा में। अकबर कालीन स्थापत्य 4 किले हैं, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सिकरी। अब पर्टिकुलर 1 बाय 1 के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। अन्य इमारतें हैं जैसे पंचमहल, बीरबल महल, जोधाभाई महल और बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, जहांगीरी महल तथा मच्छी व मीना बाजार। चिश्ती दरगाह आगरा फतेहपुर सिकरी में स्टेबल करते हैं।
अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न में से बहुत सारे रत्नों का नेम आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए, तानसेन, बिरबल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानम खाना, मुल्ला दो प्याज साहब, फैज़ी, अज़रुद्दीन, राजा तोड़मल, अबुल फजल। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा फोकस आपको करना है बिरबल, अब्दुल रहीम खानम खाना, फैज़ी, तोड़मल और अबुल फजल। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है अब्दुल रहीम खानम खाना का क्या रोल था। तो इन्होंने अकबर के दादा बाबर के जो ग्रंथ हैं, मतलब बाबर का खुद का ऑटोबायोग्राफी था बाबरनामा, उसका बाबर ने तो स्वयं तुर्की भाषा में ट्रांसलेट किए थे, लिखे थे। उसका ट्रांसलेशन जो हुआ है फ़ारसी लैंग्वेज में, वो अब्दुल रहीम खानम खाना के द्वारा किया गया। ये यहाँ पे 9 रत्नों में से एक रत्न है। दूसरे फैज़ी, तो फैज़ी क्यों फेमस है? तो आपने पंचतंत्र विष्णु शर्मा का पंचतंत्र की स्टोरीज़ पढ़ी होंगी। तो पंचतंत्र की स्टोरीज़ तो विष्णु शर्मा को कहा जाता है, लेकिन फैज़ी ने उसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। वो कौन सा ग्रंथ था? जिस तरह से अबुल फजल ने आईने अकबरी का किए थे, और अबुल फजल के आईने अकबरी के साथ साथ अनवर सुहेली भी फेमस है अबुल फजल की। और फैज़ी की क्या है? तो इनकी अयार दानिश है। ये दोनों अकबर टाइम ड्यूरेशन में ये दोनों ग्रंथ को इलस्ट्रेट करके फ़ारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, फैज़ी ने और अबुल फजल ने आईने अकबरी का किए थे, मतलब आईने अकबरी अबुल फजल की ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा लिखी गई है, अकबर की ऑटोबायोग्राफी। दूसरी जो है अबुल फजल ने अनवर सुहेली के लिए फेमस रहे थे, और फैज़ी किसके लिए? तो वो अयार दानिश के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा अबुल फजल ने की थी। फैज़ी कौन थे रिलेशन में? तो फैज़ी का बड़ा भाई अबुल फजल है। फैज़ी के बड़े भाई कौन हैं? अबुल फजल हैं। अकबर की पत्नी जोधाबाई आमेर के राजा भारमल, जिनको कहा जाता है बिहारीमल, भारमल बिहारीमल की पुत्री थी। अकबर ने विशाल पैमाने पर चित्रण 1558 ईस्वी में प्रारंभ किए। 1558 में अकबर युद्ध के समय अपने साथ चित्रकार रखते थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के काल को मुगल साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिस तरह से अगर भारतीय कला में बात किया जाए तो भारतीय कला में स्वर्णकाल कहा जाएगा गुप्त काल। हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन में तो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अकबर के समय में साहित्य का स्वर्णकाल था। जहांगीर के समय में पेंटिंग का स्वर्णकाल था, पेंटिंग का स्वर्णकाल। उसके बाद बसते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के टाइम में स्थापत्य का स्वर्णकाल था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। बुलंद दरवाजे के निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब कराया गया था? तो गुजरात के उपलक्ष्य में। चार बाग व्यवस्था बाबर के मस्तिष्क में हुई, लेकिन इस स्थापत्य का निर्माण स्वयं अकबर ने कराए थे। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद सिराजी को दिए थे, और इन्होंने जरी कलम की उपाधि हुसैन कश्मीरी को दी। अकबर नगाड़ा बजाने के शौकीन थे। अकबर ने अपनी चित्रशाला 1558 से लेकर 72 तक आगरा में बनाए। 1572 से 85 तक फतेहपुर सिकरी में, 1585 से 1601 तक लाहौर में, देन 1603 से 1605 तक फिर पुनः स्थानांतरित करते हैं। कहाँ पर? आगरा में। चित्रशाला को मुगल एज में इस लैंग्वेज में कारखाना भी कहा जाता है। बचपन में अकबर ने हेमू की पेंटिंग्स भी बनाए थे। और अकबर तथा हेमू का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, याद रखना है। और प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ है? 1526 में। इनके दादा के साथ हुआ था, लाइक बाबर का हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम तोप का भी यूज़ किए थे। और 1556 ईस्वी में उनके पौत्र मतलब उनके पोते ने अकबर ने द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के साथ हुई।
तो जो कि जहांगीरी के अनुसार अकबर की विशेष रुचि भवन कला तथा चित्रकला में थी, जिसका इन्होंने अभ्यास भी किया था। अकबर के कला प्रेम की तुलना हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किया जाता है। अकबर को मुगल शैली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सियालकोट पंजाब में कागज़ बनाने का कारखाना लगाया गया था। सियालकोट पंजाब में भूरे रंग के कागज़ भी प्रयोग किए जाते थे, ब्राउन टेक्सचर्ड पेपर। अकबरकालीन चित्रकार अकबर काल में सर्वाधिक गुजराती चित्रकार थे। गुजराती चित्रकार अन्य चित्रकारों की अपेक्षा इन्होंने आईने अकबरी के अनुसार अकबर के चित्रशाला में 100 से भी ज़्यादा अधिक हिंदू चित्रकारों ने नियुक्ति पेंटिंग्स बनाई। फतेहपुर सिकरी के विशेष भवन में की थी, जिसमें 13 उच्च कोटि के कलाकार हिंदू थे और 4 उच्च कोटि के मुस्लिम कलाकार, अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी। अबुल फजल के अनुसार हिंदू चित्रकारों का काम मुस्लिम चित्रकारों के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा अट्रैक्टिव था, राइट। आईने अकबरी के अनुसार हिंदू चित्रकार टोटल कितने थे? तो 13 थे और 4 मुस्लिम चित्रकार। तो हिंदू चित्रकार कौन कौन है? माधव, केशव, जगन्नाथ, दसावंत, बसावंत, हरवंश, लाल, राम, मुकुंद, सावरदास, तारानाथ, हेमकरण एंड महेश। और अगर 4 पूछा जाए मुस्लिम तो मीर सैयद अली, अब्दुल समद, मिस्कीन और फरूक बेग कहे जाएंगे। तो मुस्लिम कलाकार भी देखेंगे अभी। तो भीम गुजराती, नंद ग्वालियर, सजन, मधु और माधव ये अन्य कलाकार हैं। और टोटल अकबर के टाइम ड्यूरेशन में गुजराती कलाकार कितने हैं? तो टोटल गुजराती कलाकार 6 हैं। मुस्लिम कलाकारों की संख्या टोटल 4 थी। देखिए वो मुस्लिम कलाकार कौन कौन से हैं। फर्रुख बेग कुलमाग ईरान के निवासी थे, जो व्यक्ति चित्र बनाने के लिए माहिर थे। तो फर्रुख बेग से आपको कुछ रिमाइंड हुआ? फर्रुख बेग अकबर के टाइम ड्यूरेशन में काम किए हैं, बट इनको एक्चुअल में जो ख्याति प्राप्त हुई है वो जहांगीर टाइम ड्यूरेशन में प्राप्त हुई। क्योंकि जहांगीर के समय में जहांगीर इनको बीजापुर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। मीर सैयद अली तबरेज़ ईरान के निवासी थे। ये व्यक्ति चित्र में नहीं, ये ग्रामीण चित्र में माहिर थे। नेक्स्ट है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये ईरान के सिराज नगर के निवासी थे। इन्होंने पशु चित्रण में स्पेशलाइजेशन हासिल की है। देन लास्ट वन इज़ मिस्कीन, मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम थे ये। बाकी तीनों जो हैं वो ईरान के हैं। तो मिस्कीन पक्षी चित्र के लिए बड़े फेमस रहे थे। नेक्स्ट अन्य कलाकार रामदास, खुसरो, कुली। मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को मुग़ल शैली का जन्मदाता माना जाता है। वकायत बाबरी के अकॉर्डिंग 19 श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार थे, जिनमें से 3 मुस्लिम चित्रकार भी रहे थे। 19 श्रेष्ठ हिंदू, 3 मुस्लिम। मीर सैयद अली का जन्म हुआ था 1510 ईस्वी में तबरेज़ ईरान में। इनकी मृत्यु हो जाती है 1572 आगरा में। इनके पिता थे मीर मुसब्बिर मीर मंसूर। ग्रामीण चित्र के लिए ये मशहूर थे। सफ़ावी शैली के श्रेष्ठ चित्रकार, उपनाम जुदाई। मुग़ल शैली का जन्मदाता इनको माना जाता है। जुदाई नाम से ये कविताएं भी करते थे। ये नस्तालिक में कैलीग्राफी करते हैं। नस्तालिक क्या होता है? तो 4 टाइप की कैलीग्राफीज मुग़ल एज में बड़ी पॉपुलर रही हैं। एक नस्तालिक है, ये नस्तालिक के लिए पॉपुलर थे। बाकी 3 के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट 1547 ईस्वी में हुमायूं के पास काबुल पहुंचते हैं। पहले ईरान के सातमार के दरबार में चित्रण करते थे। इनकी भेंट हुमायूं से हुई 1555 ईस्वी में। हुमायूं के साथ ये कहाँ आते हैं? तो 1555 ईस्वी में भारत आते हैं। जो सातमार के दरबार में काम कर रहे होते हैं 2 कलाकार, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद सिराजी। तो मीर सैयद अली का क्या रोल था? मीर सैयद अली इन्होंने हमजा नामा, जिसमें टोटल कितने खंड थे? 12 खंड। तो 4 खंड किसके समय में चित्रित किया गया? 4 खंड मीर सैयद अली के देख रेख में इनके परिप्रेक्ष्य में कैप्चर किया गया। ठीक, हुमायूं के समय में टोटल 1000 पेंटिंग्स कंपोज की गई। और उसके बाद जो बचा 8 खंड, ये अब्दुल समद सिराजी ने इसके समय में कंप्लीट किए थे, अकबर के समय में। और टोटल यहाँ पे
पेंटिंग जो है, नंबर ऑफ पेंटिंग्स वो 1400 पेंटिंग्स थी, 1400 इसी को कंप्लीट करके पूरे 2400 पेंटिंग इंक्लूडेड किया जाता है। इनकी मानवकृतियाँ बेहज़ाद के जैसी लंबी तथा लचकदार हैं व नस्तालिक शैली के अच्छे लिखित हैं। हुमायूं ने नादिर उल उल्म की उपाधि, हुमायूं शाही की उपाधि इनको मिली थी, मीर सैद अली को। इनके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जैसे गाय का वध करते जहाक, मजनू का जन्म, बहराम तथा गडेरिया, जहाक अली के पिता का शबी, मीर मुसब्बिर का व्यक्ति चित्र और जमीकृत हफ्त औरंग चित्रावली। नेक्स्ट आर्ट। सो फाइनली मीर सैद अली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब डिस्कस करेंगे अब्दुल समद सिराजी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिस्ट। ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं इन द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू, दैट्स पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको प्लीज़ आप अपने बुक्स में जब भी आप नोट डाउन करें नोटबुक में, तो उनको ये सारी चीज़ों को हाईलाइट कीजिए या फिर सर्कल बना लीजिएगा। या फिर आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स बनाने का वक्त नहीं होगा तो इसी पीडीएफ को जो मैं आपको शेयर करती हूँ उस पीडीएफ को साइबर कैफ़े से प्रिंट आउट निकलवा करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर करके रिवीजन कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। यह मुग़ल शैली के जन्मदाताओं में से एक थे। इनके पिता ईरान के गवर्नर वज़ीर मंत्री थे। ईरान के सिराज नगर में इनके रहने का निवासी, इनका एक एक्चुअल प्लेस यहाँ जन्म होता है। इनके प्रमुख शिष्य थे दसवंत और बसावन। दसवंत क्यों फेमस है? तो आपको पता है मुग़ल एज में अकबर के टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने म्यूरल्स बनाए थे। वो भी कैसे म्यूरल्स? इनके जो म्यूरल्स होते थे वो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक्स के लिए पॉपुलर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बसावन। तो बसावन जो थे ये वेस्टर्न आर्ट के स्टाइल में पेंटिंग्स के लिए इन्फ्लुएंस्ड कहे जाते हैं। फिर आपका शुरू हो जाता है कि ये कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा है कंपेयर दिन अब्दुल समद सिराजी। तो ये विद्वान, चित्रकार, लेखक, शिल्पकार भी रहे थे। यह भी ईरान के राजा शाह तमार के दरबार में चित्रण करते थे। इनकी भेंट हुमायूं से हुई थी 1539 1549 ईस्वी में हुमायूं के पास काबुल पहुँचे। इवन 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ दिल्ली आए। खानदान तैमूरिया के अनुसार, खानदान तैमूरिया इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको रिमाइंड हो गया होगा ना, हुमायूं के साथ जब आते हैं दिल्ली 1555 में, क्योंकि सफवी वंश के जो राजा होते हैं उन्होंने हुमायूं को 2 कलाकार दिए थे और बैरम खां जैसे सेनापति। तो वही टाइम बताया जा रहा है कि 1539 ईस्वी के आसपास काबुल लेकर जाते हैं, फिर 1555 में इंडिया लेकर आते हैं स्वयं हुमायूं। मीर सैद अली और अब्दुल समद सिराजी ये 2 कलाकार को। खानदान तैमूरिया के अनुसार इन्होंने, अब्दुल समद सिराजी ने हुमायूं तथा अकबर को चित्रकला की शिक्षा भी दी थी, एजुकेशन भी दिए थे। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी। कौन से कलम की? सीरी कलम की। 1576 ईस्वी का टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में अकबर ने इन्हें टकसाल का अधीक्षक बनाया था। टकसाल दैट मीन जो पैसा छपता है उसका अधीक्षक बना दिए थे। 1584 ईस्वी में मुल्तान के दीवान के नाम से नियुक्त किया गया। फतेहपुर सिकरी स्थित अकबर का चित्रशाला के अध्यक्ष भी बनाए गए थे अब्दुल समद सिराजी। जीवन के अंतिम समय दीन इलाही धर्म इन्होंने अपनाया था। शिकस्त शैली के अच्छे लिपिक कहे जाते हैं। जिस तरह से नस्तालिक शैली के मीर सैद अली फेमस हैं और ये शिकस्त शैली में परफेक्ट रहे थे। ये अरेबिक कैलीग्राफी की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 1585 ईस्वी में। पुत्र शरीफ जो जहांगीर के मदरसे के सहपाठी भी थे। प्रमुख शिष्य थे इनके दसवंत। मीर सैद अली के खंड में, इनके परिप्रेक्ष्य, इनके देख रेख में अकबर काल में टोटल 8 खंड चित्रित हुए थे हमजा नामा का, और 4 खंड चित्रित हुआ था जिसमें 1000 पेंटिंग्स थी। वो मीर सैद अली के समय में, मीर सैद अली ने हुमायूं के समय में चित्रित किए। बाकी बचा का जो 8 खंड है टोटल 1400 पेंटिंग्स हैं। तो इनको किसने कंप्लीट किया? अब्दुल समद सिराजी ने, राइट। इसने बेहज़ाद के चित्रों को संशोधित किया और भित्ति चित्र भी बनाए, म्यूरल्स भी। पशु चित्रण में निपुण थे। हमजानामा का सर्वाधिक कार्य इन्हीं के देख रेख में हुआ था। सम इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स लाइक
बालक अकबर पिता हुमायूं को एक चित्र भेंट करते हुए। प्रेजेंट टाइम ये कहाँ पर एग्जिबिट है? तो गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान में है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है दसवंत। दसवंत इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। ये देवी देवताओं का अंकन करते थे। जाति से कहार तथा पालकियाँ उठाने के लिए फेमस है। प्रारंभ में यह फतेहपुर सिकरी स्थित चित्रशाला के दीवार पर लिखाई करते हैं, वह बेलबुट्टू जैसे बनावट शो करते हैं। दीवार पर चित्रण करते देखने के बाद ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने इन्हें शिक्षा लेने के लिए अकबर के पास भेजा था। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेस्को ब्यूनो जयपुर आराशी पद्धति में इन्होंने काम किया। यू नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्रेस्को ब्यूनो? तो फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रेस्को सेक्को जो होता है वो सूखे धरातल, लाइक आज आपने काम किया, आज आपका मन नहीं है, कल भी काम, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग, आराम से इजीली पेशेंसली वर्क कर सकते हैं। बट फ्रेस्को ब्यूनो जो होता है वो फ्रेस्को सेक्को होता है सूखी भित्ति पर। फ्रेस्को ब्यूनो वेट ऑन वेट प्लास्टर ऑन द स्पॉट आपको कंप्लीट करना होगा, तो इसे जयपुर आराशी भी कहते हैं। रज़्मनामा चित्र, ये जो है रज़्मनामा ग्रंथ, इसमें टोटल 21 पेंटिंग्स में इनका नेम मिलता है दसावंत का। पेंटिंग्स में इनका नेम लाइक सिग्नेचर मिलता है। बाकी के 24 पेंटिंग होते हैं जिनमें से 3 पेंटिंग्स में नेम नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज उस टाइम ड्यूरेशन में ये पागल हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। कब? 1584 ईस्वी में आत्महत्या इन्होंने कर ली। भारतीय देवी देवताओं व राक्षसों का भी इन्होंने चित्रण किया। आईने अकबरी के अनुसार इसे युग का प्रथम विशेषज्ञ तथा मुगल चित्रकला इतिहास में मील का पत्थर कहा गया। इवन मील का पत्थर और किसे कहा गया है? तो मील का पत्थर अगर आर्टिस्ट में बात किया जाए आधुनिक कलाकार में तो अमृता शेरगिल कही जाएंगी, अमृता शेरगिल। और किसकी पेंटिंग को मील का पत्थर कहा गया है? तो पेंटिंग थी बिजुका, बिजुका अवधेश मिश्र की है। बिजुका अवधेश मिश्र की पेंटिंग है, उसको भी मील का पत्थर कहा गया। साथी कलाकार कौन कौन इनके थे, लेकिन इनके फ्रेंड्स कौन कौन आर्टिस्ट थे? तो एक मिस्कीन थे श्रवण केशव। फतेहपुर सिकरी ईसाई म्यूरल्स की अनुकृतियाँ रेडी की हैं, कॉपी वर्क। नेक्स्ट है दसावंत, सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहे जाते हैं। इन्होंने रज़्मनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा में भी चित्रण कार्य किए थे। इनके गुरु थे मीर सैयद अली। हुमायूं शैली में 40 वर्ष तक इन्होंने काम किया तथा 200 पेंटिंग समथिंग बनाए थे, ओनली 200। ये अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहे जाते हैं। आर के स्वामी के अकॉर्डिंग कहा जाता है दसवंत पृष्ठभूमि पर रंग लगाने तथा सभी बनाने में निपुण थे। इसके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। इवन इनका पुत्र जो है वो मनोहर है, जो जहांगीर कालीन फेमस आर्टिस्ट है। मनोहर पशु चित्रकार कहे जाते हैं। इनकी विशेषताएं देखते हैं। मुगल दरबार में उस्ताद, एक्सपर्ट कहा जाता था। यह पाश्चात्य कालीन अग्र संप्रेषण आगे की ओर झुकी हुई पेंटिंग्स बनाने में निपुण थे। इन्होंने अकबरनामा में प्रथम विकट चित्र पुल पार करते हुए हाथी को रिप्रेजेंट किए थे। बसावंत परिप्रेक्ष्य लाइक पर्सपेक्टिव में निपुण थे। कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, प्रथम चित्र है पुल पार करते हाथी, ये डायगोनल पेंटिंग्स है। शेख अबू उल कसाब एक दरवेश का दर्शन करते हुए, थर्ड पेंटिंग है कृष्णकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर। सो फाइनली नेक्स्ट आर्टिस्ट देखते हैं मिस्कीन। ही वॉज ऑल्सो पॉपुलर फॉर इंडियन आर्टिस्ट। भारतीय मुसलमान चित्रकार थे। वस्त्रों को स्वाभाविक फहरान के लिए इनको जाना जाता था। अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कहे जाते हैं। बसावन की तरह यह भी विकट चित्र लाइक डायगोनल पेंटिंग्स बनाने में निपुण थे। और डायगोनल पेंटिंग्स कहते हैं किसको है? जो पेंटिंग्स इस तरह से ऊपर को थोड़ी थोड़ी जाती रहती हैं। डायगोनल का मतलब होता है तिरछा, हिंदी में डायगोनल को बोलते हैं तिरछा। इनके अकबरकालीन मतलब इन्होंने अकबरनामा, द्वितीय विकट चित्र, तोप खींचते बैल की पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए। पेंटिंग तोप खींचते बैल, धोखेबाज पत्नी, गोवर्धनधारी कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठाते या हिलाते हुए। हरिवंश पुराण का चित्र नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट आर्टिस्ट है फर्रुख बेग।
फर्रुख बेग कुलमांग ईरान के निवासी थे। 1580 ईस्वी में अकबर काल में भारत आए थे। इन्होंने पेंटिंग्स जो बनाई, इनकी पेंटिंग्स में जो इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन दिखता है, एक प्रभाव दिखता है, वो किसका? वो मध्य एशियाई ईरानी का, क्योंकि फर्रुख बेग भी ईरान के ही निवासी थे। व्यक्ति चित्रकार के रूप में अपनी शैली विकसित कर ली। इन्होंने अकबर तथा जहांगीर दोनों के समय में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर किसके समय में कहे जाते हैं? तो ये जहांगीर के समय में, जस्ट बिकॉज जहांगीर काल में बीजापुर गए आदिल शाह का पोर्ट्रेट बनाने। नेक्स्ट आर्टिस्ट है केशव। केशव को गुजराती कलाकार कहा जाता है। इन्होंने मैरी तथा क्राइस्ट की अनुकृतियाँ तैयार की हैं। इवन इन्होंने मुग़ल शैली में स्वयं सेल्फ पोर्ट्रेट, सबसे ज़्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट मुग़ल स्कूल में कौन फेमस था? तो केशव फेमस थे। जबकि प्रथम आत्मचित्र बसावन ने बनाया। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, प्रथम आत्मचित्र बनाए थे बसावन ने, लेकिन सेल्फ पोर्ट्रेट किसने बनाए थे? सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र सबसे ज़्यादा स्वयं मुग़ल एज में पॉपुलर जो रहे हैं वो केशव रहे थे। अकबर कालीन अन्य चित्रकार, लाइक अकबर ने हाजी हबीबुल्लाह नामक कलाकार को यूरोपियन चित्र सीखने के लिए कहाँ पर भेजे थे? तो गोवा में भेजे थे। अकबर के प्रथम अनुकृति नकल तैयार करने वाला कलाकार कौन था? तो वो नानहा थे। तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं आप समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, जब भी मैंने हाईलाइट किया। अब शुरू करते हैं अकबरकालीन चित्रित। अकबरकालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया था: अभारतीय, भारतीय, ऐतिहासिक तथा व्यक्ति चित्र। तो अभारतीय कौन कौन सा आ जाएगा? हमजानामा, तूतीनामा, खमसा निज़ामी, दीवाने हाफिज। भारतीय में कौन कौन सा इंक्लूडेड किया जाएगा? रामायण, महाभारत, नल दमयंती, अनवरी सुहेली और हरिवंश पुराण। ऐतिहासिक शाहनामा, बाबरनामा, अकबरनामा तथा तैमूरनामा। एंड द लास्ट टाइम ड्यूरेशन जो 4 भाग हुए थे, चौथे समय में व्यक्ति चित्र बनना शुरू हुआ वो अकबर के समय में। बाकी अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ भी हैं। अब 1 बाय 1 करके जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो मैंने शेयर किया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नॉलेज था आपके लिए। इन सारे पॉइंट्स को 1 लाइनर में आप नोट डाउन करें, जो मैंने हाईलाइट करके बताया इंपॉर्टेंट है उनको भी नोट डाउन करें। इवन आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, PDF को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में दास्तान अमीर हमजा से डिस्कस किया जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। अच्छे से स्टडी कीजिए और क्विज़ क्लासेस आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। क्विज़ क्लासेस तो चल रही थी, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ हो गया है, जो भी क्विज़ क्लासेस ऑल्दो कंप्लीट कंटिन्यू होती रहेंगी। साथ के साथ आपके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मेरे द्वारा दिए गए आपको नोट्स मिले हैं वो सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज़ फोकस कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आफ्टर दिस वीडियो, ये वीडियोज़ स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की हैं, इन वीडियोज़ को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, सारे पॉइंट्स को टू द पॉइंट फोकस कीजिए। फोकस करने के बाद जो भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो फ़ौरन मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे फ़ौरन से पर्सनली मैसेज कीजिए। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अपने क्लियर कर लीजिए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।